प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर इकबाल से आचार्य इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़ आपका स्वागत है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था और उसका राज्य और जनता पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हमने कल पढ़ा और ये देखा कि इस व्यवस्था के उद्देश्य क्या थे, बाजार व्यवस्था को लागू किस प्रकार किया गया, बाजार नियंत्रण से संबंधित विभाग कौन सा था और उसके अधिकारीगण कौन थे, बाजारों की व्यवस्था उसने किस प्रकार की, साथ ही विभिन्न सामग्रियों के जैसे खाद्यान्न सामग्री का बाजार, वस्त्र बाजार, पशु एवं दास बाजार का नियंत्रण किस प्रकार किया गया। वहीं हमने ये भी चर्चा की थी कि अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का क्षेत्र क्या था। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित रही। वहीं कुछ विद्वानों का ये मानना है कि अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली का प्रभाव उसके राजधानी क्षेत्र के अलावा साम्राज्य के अन्य शहरों में भी रहा। और प्रोफेसर सतीश चंद्र इस संदर्भ में कहते हैं कि चूंकि सेना राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में रहती थी, तो अगर सेना के फायदे के लिए इस योजना को लागू किया था सुल्तान ने, तो निश्चित तौर पर राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी इसको लागू किया गया होगा, तभी सेना को पूरा फायदा मिला होगा। प्रोफेसर बनारसी प्रसाद सक्सेना भी ये कहते हैं और कि ये धारणा इस सत्य की उपेक्षा करती है कि दिल्ली में ही मूल्यों की कमी सेना के लिए सहायक सिद्ध नहीं हो सकती थी। सेना तो चूंकि साम्राज्य के सभी भागों में रहती थी, इस कारण केवल दिल्ली में ही मूल्य नियंत्रित किए जाने से उसकी सहायता कैसे हो सकती थी। लेकिन फिर भी अधिकांश इतिहासकारों का मानना यही है कि अलाउद्दीन का उद्देश्य दिल्ली में स्थित केंद्रीय सेना को ही उचित मूल्यों पर वस्तुएं उपलब्ध कराने तक सीमित था और इस योजना के माध्यम से उसके उद्देश्य की पूर्ति हो गई। अब हम बात करेंगे कि अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था की सफलता के कारण क्या थे। तो उसमें सबसे पहला बिंदु ये कि सुल्तान एक व्यवहारिक शासक था और उसने अपनी योजनाओं और आदेशों को व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया और उसकी सफलता के लिए वे सचेष्ट रहा। इसी संदर्भ में ये कहा जाता है कि अलाउद्दीन अपने महल से छोटे छोटे बच्चों को बाज़ार में भेजता था ताकि ये पता लगाया जा सके कि छोटे बच्चों को व्यापारी कम सामान तो तोल कर नहीं दे रहे हैं या उनसे कीमत तो ज़्यादा नहीं वसूली जा रही है। इसी प्रकार सुधार व्यवस्था को लागू करने के लिए उसने ईमानदार, योग्य, कठोर और क्रूर अधिकारियों को नियुक्त किया, जिन्होंने कठोरतापूर्वक व्यापारियों से नियमों का पालन करवाया। इसी के साथ अलाउद्दीन जो है अपने जो नीति थी उसमें सफल उसने गुप्तचरों को नियुक्त किया और गुप्तचर सुल्तान को प्रत्येक बात की सूचना देते रहते थे। अतः लोग सुल्तान की नीतियों का विरोध करने अथवा उसकी आज्ञाओं का पालन न करने से भयभीत रहते थे, क्योंकि वो ये सोचते थे कि उनकी अवज्ञा की सूचना तुरंत सुल्तान को पहुंचेगी और उसका सज़ा उन्हें भुगतनी पड़ेगी। साथ ही साथ सुल्तान ने माल मंगवाने की व्यवस्था ठीक रखी और बाजार में किसी भी परिस्थिति में, चाहे अकाल आए या बाढ़ आए, वस्तुओं की कमी नहीं होने दी। इसकी भी योजना सफल रही। सुल्तान ने अपनी नीति को लागू करने में कठोरता बरती, लेकिन व्यापारियों को भी अनेक सुविधाएं भी दी। जैसे उसने व्यापारियों को अग्रिम धन उपलब्ध करवाया, उसने ऋण दिया उन्हें और साथ ही सरकारी गोदाम से अनाज लेने की सुविधाएं भी प्रदान की जब बाढ़ या अकाल की स्थिति होती थी, जिसकी वजह से बाजार में अनाज के मूल्य स्थिर रहे। इसके अलावा व्यापारियों के साथ साथ अधिकारियों के प्रति भी कठोरतापूर्वक उसने व्यवहार किया, जिससे कि व्यापारी के ऊपर नियंत्रण अधिकारी जो है तरीके से रख पाए। उसकी नीति प्रजा एवं सेना दोनों के लिए लाभदायक थी, अतः समाज के प्राय सभी वर्गों ने उसका साथ दिया और इस जन समर्थन के कारण उसकी नीति को सफलता भी मिली। और एक अंतिम बिंदु ये भी है कि समय और परिस्थितियों की अनुकूलता ने भी सुल्तान की नीति की सफलता में योगदान दिया। यानी उसकी योजना अच्छी थी, अच्छी तरीके से लागू की गई थी, लेकिन समय और परिस्थितियां भी उसके अनुकूल रही, परिणामतः वो अपनी योजना को सही तरीके से लागू कर पाया। लेकिन चूंकि योजना शक्ति और कठोरता पर आधारित थी, इसकी वजह से सुल्तान की मृत्यु के साथ ही उसकी समाप्ति भी हो गई। अब हम बात करेंगे कि बाजार नियंत्रण प्रणाली का प्रभाव क्या पड़ा। तो अलाउद्दीन का बाजार नियंत्रण मूल्य निर्धारण की नीति पूर्व मध्यकालीन युग का प्रयोग था। वह सुल्तान की मौलिकता और बौद्धिक शक्ति का परिचायक है। सुल्तान की इस योजना के अच्छे और बुरे परिणाम दोनों ही पड़े। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि अलाउद्दीन के आर्थिक सुधार उसके शासनकाल की ही नहीं, सल्तनत युद्ध की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। अलाउद्दीन के विश्वासपात्र अधिकारियों, शहना, बरीद, दीवान
रियासत व मुनियान ने उसके सुधारों को सफल बनाने का पूरा प्रयास किया। तो अलाउद्दीन खिलजी की इस योजना के अच्छे प्रभाव क्या थे? तो उसमें सबसे पहला गुण तो ये था कि अलाउद्दीन अपने उद्देश्य में सफल रहा। बिना वेतन बढ़ाए एक विशाल एवं शक्तिशाली सेना का संगठन करना इसी नीति के कारण संभव हुआ। अलाउद्दीन चाहता था कि सभी वस्तुएं निश्चित मूल्य पर बेची जाए और वह इसमें सफल हुआ। बर्नी लिखता है कि जब तक अलाउद्दीन ने शासन किया तब तक वस्तुओं के मूल्य न बढ़े और न घटे, बल्कि हमेशा निश्चित रहे। और वस्तुओं के मूल्यों को निश्चित रखने में अलाउद्दीन का उद्देश्य था कि वह एक बड़ी सेना रख सके। वह इसमें भी सफल हुआ। उसकी सेना बड़ी ही नहीं बल्कि प्रत्येक युद्ध में सफल भी रही। अलाउद्दीन के समय में मंगोलों के भीषणतम आक्रमण हुए, परंतु अलाउद्दीन ने न केवल उन्हें परास्त करने में सफल रहा, अपितु भारत के दूरस्थ प्रदेशों को विजय करने में भी उसने सफलता प्राप्त की। अब दूसरा जो है सकारात्मक प्रभाव इसका ये था कि अकाल व सूखे के दिनों में भी अनाज का उचित भंडार होने के कारण अनाज की कमी नहीं हुई, इससे मूल्य स्थिर बने रहे। इस प्रकार जनता उन कष्टों से बच गई जिनका सामना उसे अकाल के दिनों में करना पड़ता था। तीसरा, मूल्यों में कमी होने के कारण गरीबों को लाभ हुआ। जिनकी आय कम थी वो अपनी कम आमदनी में भी अच्छे से जीवन यापन कर सकते थे। इसके अलावा अमीरों, जमींदारों व बड़े व्यापारियों की शक्ति पर अंकुश लग गया। अब वह विलासी जीवन नहीं जी सकते थे, उन्हें भी आम लोगों के जैसा ही जीवन जीना होता था। इस प्रणाली का एक गुण ये भी था कि कठोर नीति अपनाने के कारण भ्रष्टाचार समाप्त हो गया। इससे जनता का जीवन सुखमय हो गया। अलाउद्दीन की भू राजस्व और जो बाजार सुधार किए उससे जनता भी लाभान्वित हुई। कठोर बाजार नियंत्रण से जनमानस को मिलावट के बिना एवं राज्य द्वारा निर्धारित मूल्य पर वस्तु प्राप्त हुई। प्रोफेसर हबीब और निज़ामी ने इस नीति की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि जब तक अलाउद्दीन जीवित रहा इन मूल्यों में तनिक भी वृद्धि नहीं हुई। चाहे वर्षा हो या न हो, गल्ला मंडी में भाव भी की स्थिरता उस युग की अद्भुत घटना थी। और बर्नी जो कि समकालीन इतिहासकार है वो भी इस नीति की प्रशंसा करते हुए लिखता है कि अलाउद्दीन के युग का सबसे बड़ा चमत्कार वस्तुओं के मूल्यों का नियंत्रण था। डॉक्टर के.एस. लाल भी इस संदर्भ में ये लिखते हैं। वैसे तो उन्होंने इस व्यवस्था के बहुत सारे दोष बताए हैं, लेकिन वो भी ये स्वीकार करते हैं कि अलाउद्दीन के शासन का वास्तविक महत्व वस्तुओं के मूल्यों के कम करने में नहीं है, बल्कि बाजार की कीमतों को निश्चित रखने में है, जो अपने युग का एक महान आश्चर्य समझा गया। अब हम बात करेंगे कि बाजार नियंत्रण प्रणाली में दोष क्या थे। यद्यपि सुल्तान की नीति से लाभ ही अधिक हुए, किंतु इसमें कुछ हानियां भी हुई। अनेक इतिहासकारों ने इस नीति की कटु आलोचना की है। डॉक्टर पी. सरन लिखते हैं कि अलाउद्दीन की इस व्यवस्था से केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है कि यह तर्कहीन, बनावटी एवं गलत थी। यह उन समस्त आर्थिक नियमों का उल्लंघन था जिन पर सरकार के हित आधारित होते हैं। इससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले लोगों को जिस निर्धनता, संकट व अपमान का सामना करना पड़ा उसका अनुमान भी लगाना कठिन है। तो इस व्यवस्था में क्या दोष थे, उसका पहला बिंदु है किसानों की स्थिति खराब हो गई। करों के भार से उनकी दशा पहले ही अच्छी नहीं थी, अब सस्ते मूल्य पर अनाज बेचने से उनकी स्थिति पहले से भी अधिक खराब हो गई। दूसरा बिंदु है कि कारीगरों को भी इस व्यवस्था से लाभ नहीं था, क्योंकि उनके द्वारा निर्मित वस्तु अधिक से अधिक उत्पादन मूल्य से कुछ अधिक मूल्य पर ही बिक सकती थी। यानी उनकी जितना उत्पादन मूल्य है उससे कुछ लाभ लेकर वो अपना बेच सकते थे, जबकि आमतौर पर होता ये था कि कारीगर जो बहुत मेहनत से अपनी वस्तुएं तैयार करते हैं और वो अगर किसी भी को आकर्षित करती है, किसी को वस्तु पसंद आती थी तो वो मनमाने मूल्य पर उसको बेच सकते थे, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं रहा। इसी का एक अन्य बिंदु है कि व्यापारी वर्ग इससे संतुष्ट नहीं हो सकता था क्योंकि उनका लाभ राज्य की इच्छा पर निर्भर करता था। व्यापार को प्रोत्साहित करने वाला कोई तत्व अब बचा ही नहीं था। इस व्यवस्था का एक दोष ये भी था कि कठोर दंड नीति के कारण भी लोग व्यापार करने से घबराने लगे। छोटे छोटे अपराध के लिए कठोर सजा दी जाती थी। प्रोफेसर R.C. मजूमदार कहते हैं कि व्यापारियों को अपने बीवी बच्चों को दिल्ली में रखना आवश्यक था ताकि व्यापारी सरकार के साथ धोखा न कर सके। बहुत सी बार ये होता है कि कोई व्यापारी धोखा करता है या तो वो अपने परिवार सहित रातों रात गायब हो जाता है शहर से और उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो इस चीज़ को रोकने के लिए उन्हें कहा गया कि व्यापारी अपने परिवार सहित दिल्ली में रहें ताकि वो वहाँ से अचानक भाग न पाए। धोखा करने वाले व्यापारी के परिवार को भी कठोर सजा दी जाती थी। व्यापार की उन्नति के लिए प्रतिस्पर्धा आवश्यक होती है, जबकि बाजार नियंत्रण नीति ने व्यापारिक प्रतियोगिता को समाप्त कर दिया। यानी अभी भी होता है कि कोई अपना माल कम मूल्य पर बेचता है, कम मुनाफा लेता है, तो वो अपने माल को ज़्यादा से ज़्यादा बेच सकता है, तो वहाँ पर उसका जो है फ़ायदा और व्यापारी से ज़्यादा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर तो कीमतें एक ही रखनी है, तो इसका मतलब प्रतियोगिता तो कहीं थी नहीं, और बिना प्रतियोगिता के व्यापार जो है उसमें कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा था। एक दोष ये था कि सुल्तान ने शासन का दृढ़ केंद्रीकरण किया, जिसके फलस्वरूप राज्य का कोई भी पदाधिकारी उसका विश्वास पात्र नहीं रह सका। एक अन्य बिंदु ये भी है कि सेना सुल्तान के शासन और उसकी सारी नीतियों की सफलता का आधार स्तंभ थी। अलाउद्दीन ने न सिर्फ एक विशाल एवं शक्तिशाली सेना का गठन किया था, वरन उसे पूर्ण संतुष्ट भी रखा था। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद सेना के संगठन में शिथिलता आ गई और सैनिकों के बीच असंतोष की भावना प्रबल होती गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुल्तान की बाजार नियंत्रण नीति से प्रत्येक वर्ग, कृषक, व्यापारी, अमीर, जमींदार असंतुष्ट था। अतः धीरे धीरे प्रजा में असंतोष बढ़ने लगा और अलाउद्दीन की मृत्यु के साथ ही इस व्यवस्था का भी पतन हो गया। और इस प्रकार हम देखें कि मान सकते हैं कि कठोरता पर आधारित ये व्यवस्था अधिक समय तक स्थापित नहीं रखी जा सकती थी। अतः अलाउद्दीन की मृत्यु के साथ ही उसकी बाजार व्यवस्था भी समाप्त हो गई। तो इस प्रकार अलाउद्दीन के जीवन काल में तो योजना सफल रही, लेकिन उसकी व्यवस्था में जो मूलभूत दोष थे उसकी वजह से ये योजना जो है उसकी मृत्यु के बाद उसको चालू रख पाना संभव नहीं हो गया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक निष्कर्ष में एक डॉक्टर A.S. राय जो अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था का मूल्यांकन करते हुए लिखते हैं कि जबकि संपूर्ण देश का धन निचोड़ा गया, राजधानी का पेट भरा गया, दिल्ली में इतनी अधिक मात्रा में अनाज का संग्रह किया गया था कि 1334 ईस्वी में वहां आने वाले इब्न बतूता ने अलाउद्दीन के द्वारा संग्रहित चावल को खाया। यानी अलाउद्दीन की मृत्यु 1320 में हो गई और उसकी योजना भी तभी समाप्त हो गई, लेकिन उसके 14 साल बाद भी दिल्ली में उसके इस बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए इकट्ठे किए गए अनाज उपलब्ध थे। इन नियमों से केवल सेना और अनजाने में दिल्ली की जनता को लाभ हुआ। जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वे बनाए गए थे उस दृष्टि से वे अत्यधिक सफल हुए, परंतु क्योंकि वे आर्थिक सिद्धांतों के विरुद्ध थे, अतः वे अपने निर्माता के साथ ही समाप्त हो गए। तो इस प्रकार अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण व्यवस्था क्या थी, उसके दोष क्या थे, उसके गुण क्या थे, ये हमने देखा। और मुझे आशा है कि आपको ये विषय समझ में आया होगा। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद।